हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पॉलिटी की क्लासेस में हमने नागरिकता खत्म कर लिया, भाग 2 तक खत्म हो गया है, यानी कि आज से हमें शुरू करना है मूल अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट संविधान का भाग 3। इसके एक एक क्लॉज को बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि कोई भी किताब समझने के लिए आपके लिए जो बेसिक ये रूट है, इसको एक एक करके समझने पर ही आपको किताबें समझ में आएंगी, डिबेट समझ में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं उनको भी समझना होगा, तभी एक समझ बन पाएगी। और तभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा केस आर्टिकल 21 को एस्केलेट कर रहा है, कौन सा केस के बारे में बात हो रही है जब आर्टिकल 19 आ जा रहा है बीच में, आर्टिकल 14 आ जा रहा है बीच में, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ क्या डिबेट है। ये सारी चीज़ें तब आपको समझ में आएंगी जब मूल अधिकार के एक एक क्लॉज को आप समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है। आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। जल्दी ही मैं PDF सारे अरेंज करके आपको इस पर डाल दूंगा, नागरिकता वाले, क्योंकि नागरिकता अब खत्म हो गया है, और फिर ये जो नया मूल अधिकार का होगा वो आगे कर देंगे। मूल अधिकार में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। पहली बात समझनी है कि भाई मूल अधिकार है क्या और क्यों कह रहे हैं हम इसको मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार जब हम कह रहे हैं क्या, इसका सीधा सा जवाब है कि मूल अधिकार का मतलब है संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3। और भाग 3 में कहां से कहां तक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यही आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार है, फंडामेंटल है, राइट्स जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसको मिला हुआ है यह अधिकार? तो मूल अधिकार मिला हुआ है व्यक्ति को, नागरिकों को, यानी हमें और आपको। व्यक्ति को मिला हुआ अधिकार है तो किसी के अगेंस्ट मिला हुआ होगा। किससे डर है कि आपका अधिकार छीन लेगा? किससे आपको सुरक्षित किया जा रहा है? आपको अगर कहा जा रहा है कि भाई ये आपके राइट्स हैं, तो आपको किससे बचाया जा रहा है? दरअसल आपको बचाया जा रहा है राज्य से। तो राज्य के खिलाफ मिले हुए आपको अधिकार हैं। ध्यान रखिए, यह सवाल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राज्य के खिलाफ मिले अधिकार हैं, और किसको मिले हुए अधिकार हैं? हमें और आपको मिले अधिकार हैं, व्यक्तियों को मिले अधिकार हैं। ठीक है, अब यहां व्यक्ति कहने से मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 12 से 35 तक जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी पर्सन्स को मिले हैं, सबको मिले हैं, यानी भारत में रहने वाले नागरिक हों, गैर नागरिक हों, सबके लिए। जबकि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि 15, 16, 19, 29, ये सब सिर्फ नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। जब हम कह रहे हैं कि सबको मिले हुए अधिकार, यानी आर्टिकल 14, और अभी आर्टिकल्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है, आर्टिकल तो धीरे धीरे हम समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। लेकिन यहां ध्यान रखिए कि ये राज्य के खिलाफ व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार हैं, हमें और आपको मिले हुए अधिकार हैं। वो व्यक्ति नागरिक हों, गैर नागरिक हों, मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि ये अधिकार आपसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या है? मान लीजिए अगर छीनने की कोशिश करता है तो क्या होगा? ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित कहने का अर्थ क्या है? न्यायोचित कहने का अर्थ है कि आगे हम मूल अधिकार में ही देखेंगे आर्टिकल 32, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे कोई आपका मूल अधिकार छीनता है, कौन छीनेगा? राज्य छीनेगा। अभी हम देखेंगे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है पूरे मूल अधिकार के लिए, यानी भाग 3 के लिए। तो राज्य ही से तो खतरा है, राज्य के खिलाफ ही तो व्यक्ति को मिले हुए अधिकार हैं। और जब राज्य आपसे ये मूल अधिकार आपका छीनेगा तो छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये न्यायोचित हैं। आप कहां जा सकते हैं? किसी भी कानून के जरिए, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, किसी भी PSU के द्वारा, किसी भी लोकल बॉडी गवर्नमेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यों की विधानमंडल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सरकार के किसी भी बॉडी से अगर आपके मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई तो ये अधिकार न्यायोचित हैं। इसका मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा करवा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी
सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह गारंटी संविधान में ही दी गई है। ठीक, तो ये मूल अधिकार मूल हैं, मौलिक हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता, और अगर छीनने की कोशिश करता है तो ये प्रकृति में न्यायोचित है। ठीक है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं कि संविधान में उल्लिखित भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित जो अधिकार हैं वो आपके मूल अधिकार हैं। किसके अगेंस्ट हैं? राज्य के अगेंस्ट हैं। किसके सपोर्ट में हैं? आपको मिले हुए अधिकार हैं। राज्य से आपकी सुरक्षा कराई गई है, संविधान में इसकी गारंटी और सुरक्षा की बात की गई है, ये न्यायोचित हैं। लेकिन सवाल है कि मूल अधिकार जरूरी क्यों है? मूल अधिकार जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर पूर्ण रूप से अगर किसी व्यक्ति को विकास करना है तो उसके पास मौलिक अधिकार होना चाहिए। आपके मानसिक विकास के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके नैतिक विकास के लिए, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके भौतिक विकास के लिए, हर तरह के ग्रोथ के लिए, हर तरह के विकास के लिए मूल अधिकारों का होना जरूरी है। तभी आप बहुत स्वच्छंद होकर, बहुत आराम से, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के अपने अधिकारों को समझते हुए, आपके अधिकार कोई छीन नहीं सकता ना। जैसे मान लीजिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, वो हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो तार्किक रूप से वर्गीकृत रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्रतिबंध ऐसे हैं जो तार्किक तरीके से लगाए गए हैं, वो तो लगने भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अधिकार असीमित हो गया तो असीमित अधिकार तो अराजकता को बढ़ावा देता है। ठीक, आपको असीमित अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते, कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। वो हम पढ़ेंगे कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन किसको कहते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसको कहते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। लेकिन इन जनरल जेन्युइन तरीके से जो आपको अधिकार संविधान ने दिए हुए हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको अधिकार है कि आप देश में कहीं भी जाएं, रहें, बस जाएं। आपको अधिकार है संघ बनाने का, ठीक है, सभा करने का। आपको अधिकार है कि 6 से, अब हम आगे देखेंगे एक एक करके तो आपको समझ में आएगा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों को किस तरीके का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर कोई अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव करता है, इस आधार पर अस्पृश्यता को प्रैक्टिस करता है, तो मौलिक अधिकार है आपका, अस्पृश्यता को प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता। ये सारे जब हम आगे बढ़ेंगे 12 से 35 तक में, उसका वर्गीकरण भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मूल अधिकारों को डिजाइन किया गया है और बाद में क्या क्या बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, ये भी हमें देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्या बदल गया, ये भी हमें देखना होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है मूल अधिकार वाले चैप्टर में, जिसको हम कोशिश करेंगे बहुत ही तेजी से आगे लेकर बढ़े। लेकिन अब सवाल वापस आते हैं कि भाई मूल अधिकार क्यों जरूरी है। तो मूल अधिकार व्यक्ति की पूर्ण मानसिक, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक हर तरह के विकास के लिए जरूरी है। ठीक, दूसरी बात कि जो हमने पढ़ा था संविधानवाद, मूल अधिकार कार्यपालिका को और विधायिका को मर्यादित रखने का एक टूल है। वो अधिकार हैं जो कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका क्यों लिखा गया है? भाई विधायिका का मतलब ही हुआ ना कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। और कार्यपालिका मतलब सरकार, अगर मोटे तौर पर देखें तो सरकार ही, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने, मान लीजिए आपको पता है कोई पार्टी प्रचंड बहुमत में आ गई, इतना ज्यादा बहुमत है, या कोई अलायंस इतना ज्यादा बहुमत है, इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि किसी भी एक्ट को आराम से पास करा सकते हैं। और आपको पता है संविधान में संशोधन के लिए एक एक्ट आता है, संविधान संशोधन अधिनियम। पहले विधेयक आता है, फिर उस पर लोकसभा और राज्यसभा से पास होने पर, अलग अलग दोनों सभाओं से पास होने पर फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, उस पर अनुमति होती है और वो एक्ट बनता है। क्या पर्पस होता है उसका? उसका पर्पस होता है संविधान में संशोधन करना। तो संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति तो किसी भी सरकार या किसी संसद के पास तो हो नहीं सकती। मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती सरकार, मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती विधायिका,
चेक लगा हुआ है। जब हम देखेंगे आर्टिकल 13 में आएंगे, न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित किया गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो या छीनता हो। ठीक, और अगर छीनता हो तो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की ताकत है न्यायपालिका के पास, और इस पर न्यायपालिका का हमेशा चेक लगा हुआ है। जो हमने, आपको याद होगा, हमने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में भी पढ़ा था, चेक एंड बैलेंस, वो यहां भी काम करता है। तो मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले भी अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि संपूर्ण बैच जो लॉन्च किया गया है स्टडी IQIS 2.0 के द्वारा, संपूर्ण बैच में 3 कैटेगरीज हैं और उसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, तीनों कैटेगरीज। इन तीनों कैटेगरी में अंतर है फीचर्स का। आपको ब्रोशर देखना पड़ेगा, जाकर देखिएगा। जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि सारे बैचेस दिख जाएंगे। वहां पर जाकर क्लिक कीजिएगा, वहां से ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि अगर आप अमृत लाइव कोड का यूज करते हैं तो 29,999 रुपए में आपको यह बैच मिलेगा, संपूर्ण का जो प्लैटिनम बैच है, जिसमें सब कुछ है और नए फीचर्स अब भी आ गए हैं। जैसे इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके लिए, ठीक है, परफॉर्मर्स हैं उनके लिए। मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू हो गया है। मार्गदर्शन का मतलब है फैकल्टीज के द्वारा मेंटोरशिप समय समय पर जो होता है। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इसमें आ गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो फिर आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इसमें छूट जाएगा, स्कॉलरशिप दे दी जाएगी और वो बिना किसी के टेस्ट के दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। करना क्या है, अमृत लाइव कोड यूज करना है, क्योंकि आपको किसी ना किसी फैकल्टी के कोड से ही ये सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और यूज करके जाकर वहां पर बाय नाउ कीजिए। या फिर अगर कोई दिक्कत हो, आप चाहते हैं हमारी टीम आपसे संपर्क करे, तो आपके पास सीधा सा तरीका है कि आप मुझे AMRIT amrit@studiiq.com पर अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखकर ये लिख दीजिए कि पर्पस क्या है आपके मेल का, यानी कि किस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपको सारी सहूलियतें प्रदान करेगी, आपको सब कुछ समझाएगी। चलिए अब आगे है, संविधान सभा ने मूल अधिकार को संविधान में शामिल ही क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है जिसको समझने की जरूरत है कि भाई संविधान सभा जिस समय संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी, इस बात पर खूब डिबेट हुआ। और मूल अधिकार बेसिकली अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से आया हुआ है। तो सबसे पहले अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स, वहां के मूल अधिकार को क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। वहां से हमने इसको अपने यहां शामिल किया है, अपने संविधान में शामिल किया है। लेकिन सवाल है कि क्यों किया है? तो उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं कि क्यों मूल अधिकार को शामिल किया गया संविधान में। और उस समय की जो सबसे पहली जो जरूरत थी वो ये थी कि हमारे देश के लोग उस समय, आज देखिए, आज भी हम बात कर रहे हैं ना, गरीबी, अशिक्षा, हम आज तक इस चीज से लड़ रहे हैं। ठीक है, भूखमरी तक से भी लड़ रहे हैं, छुआछूत से लड़ रहे हैं, भेदभाव से लड़ रहे हैं। लोगों को आज भी अपने राइट्स का पता नहीं है। हम कितनी भी बड़ी बातें कर ले, हकीकत तो यह है कि गांव में जाकर आप पूछिएगा कि भैया मूल अधिकार है आपका, वो आपको भगा देगा मार के कि मूल अधिकार है कौन, ये नहीं पता उसको। जब आज इतने सालों के बाद इतने, अब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो आज भी लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। आप जाकर कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, लोग नहीं जानते कि संविधान क्या है, संविधान में क्या है। ये जानते हैं कि संविधान है, संविधान के भीतर क्या क्या चीजें हैं, उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। और इसी तरीके से उनको अपने राजनीतिक अधिकारों की भी समझ नहीं थी। जब आज ये स्थिति है, आजादी के इतने सालों के बाद, जब हम कह रहे हैं 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे,
तब ये स्थिति है तो सोचिए उस समय की क्या स्थिति थी। अंग्रेजों के हाथ से अभी अभी हम बाहर निकले थे, गुलामी से बाहर निकले थे और हम अभी अभी आज़ाद हुए थे। कई इलाकों में तो पता ही नहीं था कि हम आज़ाद हो गए। ऐसे कंडीशन में आज़ादी के वक्त की परिस्थितियां क्या थी? लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे, पहले तो इसी में ताज्जुब होता था। अधिकार हैं क्या? संविधान लागू होने के समय भी ये नहीं पता था। राजनीतिक अधिकारों का पता नहीं था कि हम सरकार चुनेंगे, हम डायरेक्ट सरकार में भागीदारी निभाएंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ये सब तो बहुत दूर की बातें थी। इसलिए संविधान सभा के सामने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व था, क्योंकि लोग अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। संविधान सभा ने संविधान में इस बात की सुरक्षा और गारंटी की कि मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। और ये एक बड़ी परिस्थिति थी। आज़ादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों की समझ नहीं थी और इसीलिए उनके अधिकारों के हनन का खतरा था। ये हनन कौन करेगा भाई? जब संविधान बनाया जा रहा था तब हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया में लोकतंत्र सफल साबित होगा। कल को कोई ऐसा व्यक्ति सरकार को लीड कर रहा हो जो सब कुछ बदल देना चाहता है, या फिर आप देखिए बगल के अपने पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान, आज तक स्टेबल लोकतंत्र नहीं हो पाया। सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। म्यांमार को देख लीजिए, लंबी लड़ाई चली लोकतंत्र को लाने के लिए, उसके बाद फिर सैन्य तख्ता पलट हो गया। स्टेबल गवर्नेंस नहीं है वहां। बांग्लादेश को देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, हर जगह स्थिति आप देखेंगे कि इस लोकतंत्र को सफल बनाना कोई मजाक नहीं है। तो उसके लिए सारे जो पैरामीटर्स पहले से सोचने थे कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, और इसलिए मूल अधिकारों को लाया गया कि मूल अधिकार की वजह से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व हम उठाएंगे, संविधान में शामिल करेंगे, संविधान में गारंटी देंगे, न्यायपालिका को ये पावर देंगे कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन राज्य ना कर सके। इसलिए इसको शामिल किया गया। दूसरी बात, हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है ब्रिटेन से, क्योंकि हम लंबे समय से प्रैक्टिस में थे संसदीय शासन प्रणाली में। हनन का खतरा क्यों बढ़ जाता है? राज्य से ही डर क्यों हो जाता है? इसलिए डर हो जाता है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में एक बात तो तय है कि ये अगर आपकी विधायिका है तो विधायिका में चुनकर आई हुई है क्या सरकार? कार्यपालिका तो विधायिका के भीतर से ही निकली। आपने मोदी जी को चुना था तो मोदी जी को बतौर सांसद चुना था, बनारस में बतौर पीएम नहीं चुना था। ठीक है, उनकी कैंपेनिंग थी, मोदी है तो मुमकिन है। आप जानते थे कि यही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन प्राइमरली आप चुनने किसको गए थे? वोट किसको डालने गए थे? सांसद के लिए डालने गए थे ना। वो व्यक्ति संसद में आ रहा है, यानी विधायिका का मेंबर बन रहा है और फिर गवर्नमेंट बना रहा है। विधायिका के भीतर से कार्यपालिका निकल रही है, जिसका मतलब समझिए कि अगर ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत प्रचंड बहुमत है सरकार के पास, तो विधायिका में कोई भी एक्ट पास कराना उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, हनन का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि विधायिका में कार्यपालिका का बहुमत होता है और बहुमत से कोई भी एक्ट पास कराया जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों को गारंटीकृत किया गया। दूसरा डर यह था कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, संविधान भी बन रहा था और बंटवारे की वजह से तनाव भी चल रहा था, दंगे भी हो रहे थे। गांधी जी तो बंटवारे के समय अलग अलग दंगों की जगहों पर जा जाकर कैंपेन कर रहे थे, लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे और चाहते थे कि किसी तरीके से इस हिंसा को रोका जाए। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं बच गया था लास्ट में, और ना कांग्रेस को इंटरेस्ट बच गया था कि गांधी जी इसमें आए और कंट्रीब्यूट करें। सच बात तो ये है। लेकिन सोचिए उस समय कितनी इनसिक्योरिटी हो रही होगी इन दंगों के बीच में, इन तनावों के बीच में। जो लोग कल तक एक साथ रहते थे, साझे कल्चर थे, शेयर्ड कल्चर थे, एक ही संस्कृति से निकले हुए लोग आज की तारीख में दो अलग अलग कंट्रीज बन रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो मुस्लिम्स जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए वो असुरक्षित जैसे महसूस करेंगे। ठीक वैसे ही भारत की स्थिति क्या थी? 80% हिंदू पॉपुलेशन, जो मुस्लिम्स यहां रहे अपने अधिकार के साथ कि भाई पुश्तैनी जगह है, हम तो यहीं के हैं, हम इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, या फिर जो लोग पाकिस्तान वाले इलाके से मास लेवल पर इंडिया चले आए, सोचिए उनमें क्या सुरक्षा की भावना रही होगी। वो हमेशा ये सोच रहे होंगे ना कि बहुसंख्यक की सरकार
अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखेगी। और ये इनसिक्योरिटी आज तक चलते आ रही है। ठीक है, आज तो पॉलिटिकल रंग हो गया है, लेकिन उस समय सोचिए, उस समय तो जेन्युइनली ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। और संविधान सभा को अच्छे से पता था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल आ सकता है। ऐसे में धार्मिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार होने चाहिए जिनको कोई सरकार छीन ना सके, राज्य ना छीन सके। इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार दिया गया। जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, 29-30 में पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। तो धर्म से रिलेटेड भी स्वतंत्रता दी गई। आपको अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आपको धर्मांतरण की भी स्वतंत्रता है। ध्यान रखिए, एक जनरल परसेप्शन नैरेशन ये गढ़ा गया है कि आप धर्म नहीं बदल सकते। धर्म बदलना अपराध नहीं है अगर आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपने अंतःकरण की सुनकर कर रहे हैं। अगर कोई फोर्सली आपसे करा रहा है तो फिर ये क्राइम के मामले में आ जाएगा, जो करा रहा है उसके लिए। लेकिन आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार है। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल भी था जिसको एड्रेस करना था। साथ ही वंचित तबके का लंबे समय से शोषण हुआ था। आपको भी पता है ये वो दौर था जब जो तथाकथित निचले तबके के लोग कहे जाते थे, जिनके कहीं से गुजरने पर जो उच्च जाति के लोग अपने आप को मानते थे, वो कहते थे कि भाई अशुद्ध हो गया। अगर किसी की छाया पड़ गई तो हवन होने लगता था, उसको पनिश कर दिया जाता था, दबंगाई की जाती थी, गुंडागर्दी की जाती थी। और ये मत समझिए कि आज खत्म हो गया है, आज भी होते हैं ऐसे मामले। उस समय और ज्यादा सीवियर कंडीशन थी। अस्पृश्यता का अंत आप देखेंगे आर्टिकल 17 जब पढ़ेंगे, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मौलिक अधिकार देना जरूरी था। वंचित तबके का हजारों सालों से शोषण होते आ रहा था। रिजर्वेशन के जब डिबेट में आएंगे तो देखेंगे कि भाई क्या सकारात्मक कार्यवाहियां की गई। इसीलिए की गई कि वंचित तबके को, जो लोग पहले से इस लेवल पर हैं, इनके बराबर लाना है। ठीक है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। संघात्मक ढांचे से उपजने वाले जो विवाद हो सकते थे उसका भी खतरा था। संघात्मक ढांचे से उपजने वाले विवाद क्या हो सकते हैं? आपको पता है कि सेंटर के लेवल पर एक गवर्नमेंट है, स्टेट्स के लेवल पर गवर्नमेंट है। ठीक, सेंटर के लेवल पर गवर्नमेंट और स्टेट के लेवल पर गवर्नमेंट आते ही हमने देखा था कि विवाद के खतरे बढ़ जाते हैं। और जब विवाद के खतरे बढ़ जाते हैं तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं कि सेंटर के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, दोनों लेवल पर अगर सेम गवर्नमेंट है तब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और दोनों लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट है तो फिर आपसी क्लैश में किसके अधिकार जाएंगे? लोगों के। तो उसके खतरे को भी एड्रेस करना था, इसलिए मौलिक अधिकार जरूरी है। और अल्टीमेटली किसी के भी विशेषाधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे पूरे संविधान का कॉन्सेप्ट ही है। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा कि राज्य जिस दिन मन करे कहे कि भाई ब्राह्मण समुदाय को ये एक्स्ट्रा एक विशेष अधिकार दिया गया है कि अगर ब्राह्मण हत्या करे तो फिर उसको सजा नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, या अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्राइम करता है तो उसको 24 घंटे भी डिटेन करके नहीं रख सकते, बाकी लोगों को 24 घंटे डिटेन करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये अलग अलग पैरामीटर्स नहीं हो सकते। किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। और इन सब को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मूल अधिकार का दिया जाना जरूरी था। इसलिए संविधान सभा ने मूल अधिकार को संविधान में शामिल किया। अब आइए, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है? तो पहली प्रकृति अगर हम कहें तो सबसे जरूरी, आप किताबों में पढ़ेंगे जो आपको समझ नहीं आता, वो ये है कि लिखा हुआ है कि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक किस्म के हैं जबकि ज्यादातर नकारात्मक हैं। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी। कवि कहना क्या चाहता है?
तो कवि क्या कहना चाहता है, इसको लेमन भाषा में समझ लीजिए। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको क्या काम नहीं करना है, तो यह नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया। और अगर मैंने आपको कहा कि क्या काम करना है, तो यह पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो गया। मैंने आपको कहा कि भाई अपने से छोटे भाई बहनों को नहीं पीटना है, तो यह नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया। मैंने आपसे कहा कि अपने से छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है, तो यह पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो गया। ठीक इसी तरीके से जब कहा जा रहा है कि राज्य ये करेगा, ठीक है, नागरिकों की भलाई के लिए, व्यक्तियों की भलाई के लिए ये करेगा, तो जहां करेगा वर्ड आ रहा है वहां कुछ करने की बात कही जा रही है, सकारात्मक एक्सप्रेशन है, तो हम कहेंगे कि कई सारे मूल अधिकार सकारात्मक है। ठीक। और ज्यादातर नकारात्मक है। ज्यादातर नकारात्मक मतलब ज्यादातर में राज्य को रोका गया है, राज्य इससे वंचित नहीं करेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि राज्य वंचित नहीं करेगा, राज्य वंचित नहीं करेगा, तो कैसा एक्सप्रेशन है ये? नेगेटिव है, नकारात्मक किस्म का मूल अधिकार है। और हम कह रहे हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब राज्य को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो यह सकारात्मक किस्म का मूल अधिकार है, नकारात्मक नहीं। अगर इसी को उलट कर कहा जाता है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा में बाधा खड़ा नहीं करेगा, तो यह भी नकारात्मक हो जाता। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि राज्य क्या करेगा। लेकिन ज्यादातर आप मूल अधिकार, जब हम आगे पढ़ेंगे आप आर्टिकल वाइज देखेंगे कि ज्यादातर मूल अधिकारों में कहा गया है कि राज्य क्या नहीं करेगा। ठीक है, राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कि वो नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो ज्यादातर अधिकार नकारात्मक हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14, 15 कि भाई इन 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 आधारों पर लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके का है 16, 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कुछ सकारात्मक है, जैसे मैंने अभी अभी बताया 21 का 6 से 14 साल वाले बच्चों का, वो सब आगे आएगा तो आर्टिकल से आपको परेशान नहीं होना है। 29, 30 ये सब पढ़ेंगे आर्टिकल्स तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि यही कॉन्सेप्ट है नकारात्मक और सकारात्मक मूल अधिकारों के। फिर ऐसा ही एक विशेषता में देखेंगे कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ अधिकार दिए गए हैं सभी को। हर आर्टिकल के एक्सप्रेशन में ही है। जैसे सिर्फ नागरिकों के लिए अगर बात करें तो आर्टिकल 15, ठीक है, 16, 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ नागरिकों को है। कहीं भी जाकर बस जाने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। कोई विदेशी आकर कहीं भी इंडिया में बस जाए, इसका अधिकार उसको नहीं दिया गया है। कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है, जैसे विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सारे लोग समान होंगे। ठीक है, विधि के समक्ष सारे पर्सन समान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागरिक समान है। कानून सबके लिए बराबर है, तो वो उसमें नागरिक भी हैं और गैर नागरिक भी हैं। फिर 20, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। ये सब जब हम आएंगे एक एक आर्टिकल पर तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट लेवल पर समझ लीजिए। दूसरी बात है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। अगर आप किसी को भी असीमित अधिकार दे दीजिएगा तो अराजक हो जाएगा, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं? कई जगहों पर तो हम देखेंगे, जैसे आर्टिकल 19 में हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 के 1 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19(2) से हम देखेंगे एक एक क्लॉज में लिखा हुआ है क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इन स्वतंत्रताओं पर। जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर, आपको स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपने कोई ऐसा बयान दिया जिससे पूरे जो व्यवस्था है, लोक व्यवस्था, वो
हिल गई, दंगे फैल गए, इसकी अनुमति आपको नहीं दी गई है। आपको अधिकार है कि आप इंडिया में कहीं भी जाकर घूमें, बस जाएं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के एरिया में आप जाकर बस जाएं। ऐसे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो आपको देखते ही असहज हो जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वहां आप अगर जाकर रहने लगे तो आपसे बीमारी उनको हो जाएगी, क्योंकि आप तो वैक्सीनेटेड हैं, वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। हम तो बैक्टीरिया वायरस कैरी करते ही हैं, लेकिन हम वैक्सीनेटेड हैं तो हम पर असर नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी उनसे लड़ लेती है। आप ट्राइबल एरियाज में गए, उनसे संपर्क में आए, वहीं पर रहने लगे, पता चले पूरी की पूरी कम्युनिटी में 55 ही लोग थे, सारे के सारे मर गए। वहां रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, वो रीजनेबल है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जहां हम देखेंगे अलग अलग जगहों पर, एक तरीका तो ये हो गया कि युक्ति युक्त निर्बंधन, असीमित अधिकार नहीं है बल्कि युक्ति युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, जैसे 19(2) से लेकर 19(6) तक हम देखेंगे युक्ति युक्त निर्बंधन लगे हुए। इसी तरीके से आर्टिकल 33 में हम देखेंगे कि अगर आप पुलिस में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, मिलिट्री में हैं, तो आपको सारे मूल अधिकार नहीं मिले हुए हैं। कानून बने हुए हैं जिसमें आपके मूल अधिकार को सीमित किया गया है। अब मान लीजिए कोई सेना में है, वो कहे मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसने एक हाई लेवल मीटिंग में तय किया कि कल पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होना है। आज शाम को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भैया तैयार हो जाओ, कल 4 बजे। तुम्हारी खैर नहीं। सामने वाले सरकार ने पूछा कि भाई क्यों बोले? अब वो बोले कि मुझे तो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं है, उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है। जो इंटेलिजेंस में है, जिसको पता है कि क्या होने वाला है, उसके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यहां तक कि जो आप देखेंगे टेलीकॉम के जरिए इस चीजों को ऑपरेट करता है, ठीक है, जो संचार से जुड़ा हुआ है इन डिपार्टमेंट्स के भीतर, उसको तो सारी सूचनाएं रहती हैं ना भाई, वो तो सुन रहा है ना, सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर दे तो क्या होगा? तो मौलिक अधिकार उनके लिए सीमित हैं, और ये बात आर्टिकल 33 में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इसी तरह आर्टिकल 34 में कहा गया है, जब मार्शल लॉ लागू होने की कंडीशन अगर हो गई, तो मार्शल लॉ लागू होने पर किस तरीके से मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, ठीक। तो यह भी एक तरीका है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यह संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर मूल अधिकार सीमित असीमित नहीं है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात कि असीमित नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि भाई अगर किसी ने, राज्य ने मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश की तो न्यायपालिका ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी समीक्षा करने के लिए। लेकिन सिर्फ राज्य के खिलाफ तो फैसला नहीं होता ना। आप भी अगर अपने मौलिक अधिकार का असीमित उपयोग कर रहे हैं तो वहां तो फैसला इन फेवर ऑफ स्टेट जाएगा। मान लीजिए आपके बयान की वजह से दंगे फैल गए, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया इसी चार्ज में कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खिलवाड़ कर दिया है। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भैया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नाम की चीज होती है, कुछ भी नहीं बोल सकते, डपट के भगा देगा, और भगाएगा ही नहीं, पकड़ भी लेगा। तो न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंध की समीक्षा की भी व्यवस्था है। कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों की भी शक्ति को सीमित करते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जब कह रहा है कि राज्य किसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से वंचित नहीं करेगा, तो किस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है? राज्य पर। लेकिन जब कह रहा है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अस्पृश्यता की प्रैक्टिस अगर राज्य करे तब तो भाई ये मूल अधिकारों का उल्लंघन हो ही गया। लेकिन अस्पृश्यता की प्रैक्टिस व्यक्ति से व्यक्ति में ज्यादा होगा या राज्य से राज्य में ज्यादा होगा? राज्य से व्यक्ति में। राज्य तो नहीं ही करेगा, यह खतरा तो व्यक्ति से व्यक्ति में है, प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ है।
उच्च जाति का जो अपने आप को समझते हैं वो निम्न जाति कहते हैं किसी को, उसके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। अस्पृश्यता का मतलब क्या हुआ? जो छूने योग्य नहीं है तो वो छूने योग्य नहीं मानते, और उस आचरण को अगर करते हैं तो फिर किसके अगेंस्ट किसको सुरक्षित किया गया है? यहां व्यक्ति के अगेंस्ट व्यक्ति को सुरक्षित किया गया है। इसी तरह हम जब कहते हैं बलात् श्रम, बेगार, ठीक है, मानव तस्करी, कौन कर रहा है? इंसान इंसान के अगेंस्ट कर रहा है। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर करा रहा है, करना ही है। बेगार, बिना पैसा दिए करा रहा है, बिना मेहनताना दिए काम करा रहा है, मजबूरी है उसकी, नहीं तो बहुत मार मारेगा, मार भी देगा जान से। मानव की तस्करी कौन कर रहा है? तो यहां राज्य के खिलाफ तो है ही अधिकार मिले हुए, लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे कि प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी है। आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं राज्य के साथ साथ कुछ जगहों पर देखेंगे प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी मिले हुए हैं। तो कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 16, 20 इत्यादि, और कुछ राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों की भी शक्ति को सीमित कर रहे हैं, जैसे 17, 23, 24 इत्यादि। ध्यान रखिए कि ये आर्टिकल से परेशान नहीं होना है, आर्टिकल्स तो हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा मामला है मूल अधिकार का, इसको समझना होगा अच्छे से। और जैसा कि मैंने कहा प्रकृति या विशेषताएं में कि ये न्यायोचित है, यानी कि अगर कोई इसको छीनने की कोशिश करता है, वो प्राइवेट व्यक्ति हो या फिर राज्य हो, मेजरली तो राज्य है, कुछ मामलों में प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों की प्रकृति और विशेषताओं की बात हो गई। एक और बात, ये स्थायी अधिकार नहीं है। स्थायी अधिकार नहीं है क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसके डेवलपमेंट को हम समझेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मूल अधिकारों की संशोधनीयता का टॉपिक। मूल अधिकारों की संशोधनीयता में देखेंगे कि अमेंडेबल है कि नहीं, यानी कि राज्य इन मूल अधिकारों में संशोधन करके, राज्य मतलब संसद, क्या इन मूल अधिकारों में चेंज कर सकती है? यह बात हम देखेंगे, इस पर एक पूरा लेक्चर है। कर सकती है, आज के कंडीशन में कर सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी आ गया, ये हम एक क्लास या 2 क्लास बाद देखेंगे। तो ये स्थायी अधिकार नहीं है, यानी कि मूल अधिकारों में चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि भैया कहीं भी संविधान में संशोधन कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये हम देखेंगे कि कैसे 1951 शंकरी प्रसाद मामले से लेकर सज्जन सिंह मामले तक, फिर गोलखनाथ मामले से लेकर केशवानंद भारती मामले तक क्या क्या चेंजेस हुए, और कैसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज की तारीख में मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बुनियादी ढांचे के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो स्थायी अधिकार नहीं है, ये अभी प्रकृति या विशेषता में आप समझ लीजिए कि संसद संशोधन के जरिए बदलाव कर सकती है। कुछ अधिकार संविधान के साथ खुद ही लागू हो जाते हैं, जैसे 14 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, कुछ नहीं करना है अलग से, संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन ये सब कुछ लागू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें लॉ बनाने की जरूरत है, कानून बनाना पड़ता है, जैसे अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अब अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मैं आगे नहीं लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता की प्रैक्टिस कैसे आप करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, आपको क्या दंड मिलेगा, क्या प्रोविजन होगा, ये सब तो उसमें लिखा नहीं गया है, एक लाइन का आर्टिकल है। लेकिन उसमें संसद जब कानून बनाएगी तो फिर वो लागू होगा। तो ध्यान रखिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 35, जो लास्ट आर्टिकल है, वो कहता है कि जहां भी भाग 3 में दंड के प्रोविजन हैं, दंड के प्रावधान हैं, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, बलात् श्रम हो गया, बेगार हो गया, ठीक है, बाल श्रम हो गया, इस तरह के जहां प्रोविजंस हैं, जहां दंड डिफाइन करना है, वहां संसद को शक्ति है एक्ट बनाने की, ठीक है, कानून बनाने की। तो कुछ अधिकार तो खुद ही लागू हो जाते हैं भाई, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार खुद ही लागू है, विधि के समक्ष समता खुद ही लागू है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के जो 6 अधिकार हैं खुद ही लागू हैं। लेकिन
कुछ को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है, जैसे 17, 23, 24 इत्यादि। 17 मतलब अस्पृश्यता का अंत हो गया, ठीक है, और आर्टिकल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि मूल अधिकारों की प्रकृति या विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए अब आगे एक और चीज देख लेते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्गीकरण क्या क्या है, उसको भी समझिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक के वर्गीकरण की अगर बात करें तो 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा क्या है? अब आप सोचेंगे भैया राज्य की परिभाषा कितनी बार बताओगे? राज्य की परिभाषा क्या है, किसके लिए, ये ध्यान रखिए। जब भी अनुच्छेद 12 की बात आती है हमेशा ध्यान रखिए ये बात अधूरी है कि राज्य की परिभाषा क्या है। पूरी बात यह है कि भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक, तो 12 में बताया गया, कभी स्टेटमेंट पूछ दे अगर तो ध्यान रखिए ये भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है आर्टिकल 12। तो स्टेटमेंट्स पढ़ने में भी ध्यान रखिए। राज्य की परिभाषा भाग 3 के लिए क्या है ये बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या बताता है भाई? आर्टिकल 13 बताता है कि संविधान के पहले भी कानून थे इंडिया में, थे ना, जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 का है, अंग्रेजों के जमाने का है। तो संविधान के पूर्व के जो कानून हैं और संविधान के बाद लागू होने के बाद के कानून हैं, ये दोनों तरह के कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत हुए, मूल अधिकारों से असंगत का मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हों, उनको न्यून कर रहे हों, उनसे कॉन्ट्रडिक्शन रखते हों, उनको छीनते हों, तो फिर क्या होगा? वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी विधियां, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। क्या विधियां? वैसे कानून, वो संविधान के पहले के हों या बाद के हों, ये कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत है, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा कि भाई आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संविधान लागू हुआ, आपको मिल गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक कानून देश में ऐसा भी बना दिया गया जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही लगाम लगा दिया गया, विदाउट एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कहा गया कि जब भी सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी और कहेगी कि अब आज से माइक पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आज से कोई भी पोस्ट नहीं करेगा सोशल मीडिया पर, मान लीजिए ऐसा हो गया, नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ऐसा कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिमिट कर रहा हो। बात समझ में आई? तो दो तरह के कानून हो गए, एक तो संविधान के पहले वाले कानून, एक संविधान लागू होने के बाद वाले कानून। इन दोनों तरह के कानून में कोई भी कानून मूल अधिकारों से असंगत नहीं होना चाहिए, और अगर असंगत हुआ तो उस मात्रा तक वो शून्य घोषित हो जाएगा। कौन करेगा? शून्य खुद से हो जाएगा या करना पड़ेगा? न्यायपालिका। शून्य घोषित जैसे ही हम कह रहे हैं, यहां किसका पावर आ जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी? न्यायपालिका की। और यहीं से एक टर्म निकलता है जिसको हमको विस्तार से पढ़ना है, जिस टर्म का नाम है न्यायिक समीक्षा, जो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने जो पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच पृथक्करण, वहां से यह निकल रहा है कि न्यायपालिका के हाथ में है कि वो हर कानून की समीक्षा कर सकता है और यह देख सकता है कि यह मूल अधिकारों से असंगत तो नहीं, और अगर असंगत होगा तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। यहीं से एक टर्म निकलता है न्यायिक समीक्षा, और न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है न्यायपालिका के पास, जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा की, वो न लिखे होने के बावजूद सेपरेशन ऑफ पावर्स से यहां डिराइव हो जाता है। तो 12 और 13 में तो मूल तौर पर यह लिखा हुआ है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट में, तो थोड़ा वर्गीकरण देखिए। 14 से 18 तक है समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार।
इसी तरीके से एक वर्गीकरण है 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। यह भी आपको ध्यान पर रहना चाहिए कि कैसे कैसे बटा हुआ है। फिर क्या है, फिर 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 क्या है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उनतीस 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इकतीस है नहीं, अभी के लिए इतना समझिए, आगे पढ़ेंगे हम। 31 संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन से 44वें संविधान संशोधन से बाहर कर दिया गया, मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, बट 31 में हम आगे देखेंगे कि 31 तो चला गया, 31 का क ख ग वो सब है, एक्सेप्शंस जो क्रिएट किए गए थे वो हम देखेंगे। 32वां क्या है, अगले पेज पर कर लेते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, उपचार किसका किया जाता है, बीमार का। बीमार यहां कौन होगा, जब मूल अधिकार छीना जाएगा। बीमार कहां जाएगा, डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, कानूनी अधिकार छीने जाते हैं तो भी आप न्यायालय जाते हैं। कानूनी अधिकार, कानून के जरिए भी आपको अधिकार मिले हुए हैं, ऑर्डिनरी कानून के जरिए भी तो आपको अधिकार मिले हुए, लेकिन आप कहां जाते हैं, कानूनी अधिकार के केस में आप जाते हैं लोअर कोर्ट में। एक प्रोसेस बना हुआ है कि आप अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, इसके फैसले को लेकर अपील करेंगे आप उच्च न्यायालय में, इसके फैसले को लेकर आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यह प्रोसेस है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकार के मामले में आर्टिकल 32 जो खुद में एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिए, आर्टिकल 32 भाग 3 में ही है, ये खुद में अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा आपके मौलिक अधिकारों के मामले पर। इसलिए कहते हैं इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर साहब कहते थे ये संविधान की हृदय है, आत्मा है। ये नहीं तो फिर कोई मूल अधिकार देने का कोई मतलब नहीं। और 33, 34, 35 में जैसा कि मैंने आपको बताया, 32 के बाद 33, 34, 35 में मैंने क्या बताया, आर्टिकल 33 क्या कहता है कि आप सेना से संबंधित, आसूचना यानी इंटेलिजेंस से संबंधित, ठीक है, पुलिस रिलेटेड, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके मूल अधिकार सीमित करने की शक्ति है। इनके मूल अधिकार सीमित होंगे। कैसे सीमित होंगे, संसद के एक्ट के द्वारा। संसद के एक्ट के द्वारा इनको ये सारे मूल अधिकार नहीं मिले हुए। ठीक इसी तरीके से आर्टिकल 34 कहता है कि भाई मार्शल लॉ अगर लग गया तो कैसे सीमित होंगे, मूल अधिकार सीमित हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 35 कहता है कि जहां भी भाग 3 में दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है,
इस दंड के प्रावधान वाले जितने भी क्लॉज हैं उसके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को है। संसद कानून बनाएगी, विधि बनाएगी। तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो मेजर कैटेगराइजेशन है वो ये है। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन देखिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 क्या कहता है। भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा जैसा कि मैंने बताया। अनुच्छेद 13 अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, संविधान के पहले की हो या संविधान के बाद की हो। 14 क्या कहता है, 14 से 18 समता का अधिकार मैंने बताया। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी बराबर होंगे, और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। ये जब हम 14 पढ़ेंगे तो समझेंगे इन दोनों टर्म में क्या अंतर है। अनुच्छेद 15 5 आधार बताता है जिसके आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। वो आधार क्या क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, राज्य को रोक लगाता है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, और यहीं से जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की डिबेट इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, आरक्षण की जो डिबेट है। अनुच्छेद 15 में जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो रिजर्वेशन है, संस्थानों में आरक्षण की डिबेट यहां से आती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, जो कि समता के अधिकार के अंदर है। इसके लिए संसद ने कानून बना रखा है, जब 17 आएंगे तो देखेंगे। उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 करता है। इसमें भी कुछ डिबेट्स हैं, इसको जब अनुच्छेद 18 आएगा तो देखेंगे। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो समता, इक्वालिटी के राइट्स देते हैं कि कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सब इक्वल है। अनुच्छेद 19 से 22 तक मैंने कहा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 19 से 22 में 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समेत 6 अधिकार। जनरली 19 को लोग मान लेते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ 6 अधिकार, इंक्लूडिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, भारत में कहीं भी अबाध विचरण का आपको अधिकार है, कहीं भी भारत में निवास का अधिकार है, कोई पेशा, व्यापार आदि करने का अधिकार है। ये 6 जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के तहत हैं, और 19(2) से 6 तक इन्हीं पर रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब आएंगे तब पढ़ेंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, समझ नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो आज तक अगर मूल अधिकारों में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है तो इसी का हुआ है। आपको याद होगा यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बाद कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर में है, वो इसी के अंदर में। इसका बहुत एक्सपेंशन हुआ है। आपके सोने का अधिकार, अच्छे पानी पीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सब कुछ धीरे धीरे एक्सपेंशन में इसमें आ गया, वो हम देखेंगे। आर्टिकल 21 का जो कि बाद में जुड़ा है 6 से 14 साल की आयु तक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का प्रतिषेध करता है, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार में है। 23-24 जैसा कि मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम और बेगार का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 14 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 25 कहता है आप अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानिए, आचरण करिए, प्रचार करिए, सब कुछ के लिए स्वतंत्र हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, उसको मैनेज करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि यानी उसको बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की गई है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं और उसमें किसी और धर्म का व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको उन धार्मिक उपासनाओं में शामिल होने से छूट दी गई है, ये उसके मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जिसमें 29 कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, दो तरह के अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये 30 तक हो गया। 31 मैंने बताया संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बाहर कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। अनुच्छेद, और ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 32 मैंने अभी आपको बता दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 में सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, आसूचना आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति है। और 35 भाग 3 में जो भी अपराध घोषित किए गए कार्य हैं उनके लिए दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति है। आज इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।